Today we are going to explore our hospital, which is being inspired by Care with Compassion, and that is Shashwat Hospitals. Let's go. Hello, sir. हेलो गाइस, आई एम हिमाद्री। आज हम जानना चाहेंगे बच्चों के चहीते डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर अक्षय कामले। सो हियर विद डॉक्टर अक्षय कामले सर। ही इज पीडियाट्रिक हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट एट शाश्वत हॉस्पिटल। सो सर, आज हम आपके बारे में जानना चाहते हैं बियॉन्ड योर मेडिकल प्रोफेशंस। सो प्लीज सर। तो हिमाद्री, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर थोड़ा टफ है, क्योंकि मैं अपने आप को अपने प्रोफेशन से बहुत अलग नहीं कर पाता हूँ। और मेरी जो पूरी लाइफ है, अगर आप बात करें कि स्कूल डेज से लेके अभी तक ये जो पूरी जर्नी है, दैट हैज एक्चुअली रिवॉल्व्ड अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर। सो आई एम फ्रॉम भोपाल एंड आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम कामल कॉन्वेंट स्कूल, रतनपुर, भोपाल। सो आई थिंक आई वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड जब मैंने डिसाइड किया था, एंड नोबडी हैड टोल्ड मी, किसी ने मुझे ऐसा फोर्स नहीं किया या कहीं से मुझे कोई कंपल्शन नहीं था कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। सो सडनली कुछ सोच के ऐसे दिमाग में थॉट आया कि नहीं, डॉक्टर ही बनते हैं। एंड माई एंटायर स्कूल न्यू कि जो है अक्षय को डॉक्टर ही बनना है। ऑल माई टीचर्स न्यू कि डॉक्टर ही बनना है इसको। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही आई हैड डिसाइडेड कि आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। इफ यू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आई हैव डन अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, क्योंकि यू कैन एक्चुअली मेक आउट कि डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है एंड बहुत सारा एफर्ट्स, सब कुछ देना पड़ता है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई वाज वेरी मच इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर्स। एंड बाय एक्स्ट्रा करिकुलर्स आई जस्ट डोंट मीन sports में, to be very frank, I was not very much interested. So I used to spend most of my time for extracurricular activities in debates, theaters, and public speaking. So those were my hobbies. And also I used to read a lot of books, I used to read a lot of novels, and I used to write also. So I have won awards in school for writing poems. So लोगों को ये सुन के बहुत अजीब लगता है कि जो है इतना नर्डी दिखने वाला डॉक्टर जो है वो पोएम्स भी लिखता होगा। एंड आई हैव एक्चुअली वर्कड विद बाल भवन, आई हैव वर्कड इन थिएटर, आई हैव वर्कड विद भारत भवन। एंड स्कूल में मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। सो जो है एक बार दूरदर्शन पे भी जो है एक शॉर्ट मूवी डेंगू बुखार के ऊपर 2006 में, वो भी, उसमें भी मैंने जो है मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल किया था। Yes, you are very well with this. And apart from that, school mein I used to take part in lot of debate competition. So I have represented Madhya Pradesh in 2009 in United Nations Development Program, UNDP program का जो debate competition होता है उसमें represent किया था। And I used to take part in almost all the quizzes, जितने भी quiz competitions होते थे स्कूल में, उसमें मैं participate करता था। So more or less अगर आप किसी भी मेडिकल लाइन से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर आप उसके बारे में पूछेंगे कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज व्हाट एल्स ही हैज डन, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर यही रहे। मतलब आई फील दैट डॉक्टर्स दे आर वेरी आर्टिस्टिक पीपल, दे लव टू एक्सप्लोर देयर आर्टिस्टिक साइड, क्योंकि पढ़ पढ़ के दिमाग इतना वो हो जाता है कि देन यू ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स। वैसे स्पोर्ट्स भी बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन मेरा जो है इसमें काफी इंटरेस्ट रहा है। एंड बीच बीच में जो है आई डू अ लॉट ऑफ स्केचिंग एंड लॉट ऑफ ड्राइंग। मैं कार्टून्स बनाता हूँ। कॉलेज टाइम पे मैंने जो है अपने फ्रेंड्स को काफी सारे ऐसे कार्टून वाले ड्राइंग्स बना के, बर्थडे ग्रीटिंग्स बना के दिए हैं। एंड दैट हैज बीन माई हॉबी
for a very long time. सो सर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो भी हम उनकी नीट की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम एन MBBS डॉक्टर. सो सर यू हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी. सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस मेडिकल लाइफ, लाइक रैगिंग, कॉलेज लाइफ, योर एग्जाम्स? सर प्लीज. तो ऐसा है कि MBBS इज नॉट जस्ट अ 5.5 years जर्नी जिसमें सिर्फ एग्जाम लिखा और खत्म और डिग्री मिल गई. सिर्फ ऐसा नहीं रहता है. तो मतलब इट्स समथिंग यू नो विच यू कैरी विथ योर एंटायर लाइफ. तो जो लोग अभी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इफ यू आर रियली पैशनेट देन ओनली यू शुड एंटर इनटू मेडिकल प्रोफेशन. अदरवाइज द प्रोफेशन इज नॉट फॉर पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर मनी, बिकॉज मनी कम्स वेरी लेट. और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं कि उनको अर्ली सेटलमेंट चाहिए लाइफ में, तो यस, medicine is not your fault. So if you're really passionate, then only you should take up medicine, and then only you should give your 2 years high school ke preparing for your NEET examination and then clearing it, then 5.5 years of MBBS, and the journey continues. It does not stop. Talking about medical college, so I have graduated from Indira Gandhi Government Medical College, Nagpur, and I joined back in 2011, almost 14 years back, and I was very lucky to have a very good support. I had extremely good seniors, and over the top I had extremely good batchmates. तो बहुत जरूरी रहता है कि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो, जैसे आपने मुझसे पूछा कि रैगिंग, हाँ रैगिंग, उस टाइम पे तो रैगिंग बहुत बड़ी चीज होती थी. अभी का मुझे सिनेरियो एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई थिंक काफी कम हो गई होगी, एंड इट्स गुड ऑल्सो. तो बहुत डर लगता है, एंड यू नो मन में बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं, बहुत सारा ऐसा एप्रीहेंशंस रहते हैं कि क्या होगा, फिजिकल रैगिंग होगी, क्या करेंगे. बट our seniors were extremely good, and थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता है, and you know that actually helps you to gel well with your seniors, and because seniors are the ones who are going to handhold you through your entire journey. It's not very easy. तो मतलब seniors, some of the seniors had become like elder brothers to us. मतलब उन्होंने इतना support किया है, इतना encourage किया है right from day one कि क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे एग्जाम्स क्रैक करनी है. जितना भी पूरा जो एग्जाम मटेरियल होता था उसमें भी वो हेल्प करते थे. हाँ, मैं मानता हूँ कि a lot of people will have differing views. उनका ऐसा होगा कि नहीं, हम तो इतने लकी नहीं थे, बट yes, इस रिगार्ड में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ. एंड रिगार्डिंग माय बैच, मेरे जितने फ्रेंड्स थे, सो वी वर अ बैच ऑफ 100 extremely talented people, and most of them are doing well. Most of them are established consultants right now, and मेरा जो ग्रुप था वो 15 लोगों का ग्रुप था, and they were extremely talented people. उसमें से एक बंदा सिंगर था, one used to write poems, one used to play guitars. I was really blessed to have a good network of people around me. And अगर MBBS में academics की बात करें तो ऐसा है कि हाँ, I have enjoyed a lot. मतलब मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि मैं अपने MBBS में इतना ज़्यादा enjoy करूँगा, इतनी सारी चीज़ें करूँगा, इतनी मस्ती करूँगा, ऐसे birthday celebrations करूँगा और ये सब करूँगा. But I have enjoyed my MBBS life a lot. और पढ़ाई भी की है साथ में, ऐसा नहीं है. And actually I don't want to get into it, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अपने मुंह से अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ. तो मैं academics के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ. And I was also part of Rotaract Club of my medical college Nagpur. I was the treasurer, and उसमें भी there was one event which is Rotary Youth Leadership Awards. उसमें मुझे outstanding performance का award मिला था 2014 में. So and I have participated in lot of quizzes. मतलब every year I used to participate in some or the other quiz. तो मतलब आई यूज्ड टू कीप डूइंग थिंग्स, कुछ ना कुछ हम करते रहते थे. हमारे सीनियर्स भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट थे, मेरा बैच ही इतना ज्यादा वाइब्रेंट था कि मैं कभी खाली बैठ ही नहीं पाया हूँ. सो इट वाज अ इवेंटफुल जर्नी मेरा MBBS. एंड मैं मानता हूँ कि हाँ, सब लोग इतने लकी नहीं होते, हाँ, लेकिन मैं लकी था, एंड आई वाज रियली ब्लेस्ड. एंड बाकी तो फिर आपको पढ़ाई करना ही है, आपको मेहनत करना ही है, उसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है. मतलब हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस. तो एज दे से नो, वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड. तो दिस वाज माय डिक्टम, एंड दिस हैज रिमेन्ड माय डिक्टम, यू नो, टिल डेट. तो यही थी मेरी MBBS की जर्नी. अब ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर थोड़े उसमें सम अप करना रहा तो yes, this was my MBBS journey. So sir, it sounds like good कि you had a very good experience in your UG life.
आई थॉट यू हैड अ वेरी गुड यूजी लाइफ. सो हमारे जितने भी दर्शक हैं जो ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं, सो उसको भी एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं हमारी यूजी लाइफ ऐसी हो सकती है सर. नाउ कमिंग टुवर्ड्स, व्हाट अबाउट योर पीजी लाइफ सर? So yes, I had a very good UG life, and thanks to my medical college, my teachers, मेरे सारे friends, मेरे batchmates, juniors, seniors, सबको, and it was really good experience. And as they say कि जब आप नीट पीजी एग्जाम देके आप फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर करते हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना इंडिया में इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी. मतलब आप जो है 36 घंटे काम करते हो, कभी कभार आप सोते नहीं हो, खाना नहीं खाते हो, एंड आप सिर्फ काम ही करते रहते हो ऑल टाइम. ऐसा मतलब इंडिया में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो रेसिडेंसी है, वो इस तरीके से ग्लोरीफाई की गई है कि द मोर यू स्लॉग, द मोर यू वर्क, द बेटर क्लिनिशियन यू वुड बी. लेकिन नोबडी रियलाइजेस कि इसका जो है रेसिडेंट्स, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनके मेंटल हेल्थ पे कितना अफेक्ट पड़ता है, उनका जो है कितना वो कितना बर्नआउट फील करते हैं, कितना स्ट्रेस्ड फील करते हैं. तो रेसिडेंसी जो है 3 साल की रेसिडेंसी होती है, उसमें तो ये सब चीजें नहीं समझ में आती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट डॉक्टर्स आर क्वाइट यंग एंड दे डू एंड दे कीप डूइंग वर्क, और करते रहते हैं फेल होने के डर से या कुछ और डर भी रहते हैं, उस कारण से काम करते रहते हैं. लेकिन जब वो 3 साल खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद आपको समझ में आता है वो जो स्ट्रेस था वो आपको बाद में समझ में आता है. तो ऐसा है कि आई हैव डन माय रेसिडेंसी, आई हैव डन माय पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी. तो जो है इट इज अ ब्रांच व्हिच डील्स विद किड्स. सो वी यूज्ड टू सी किड्स फ्रॉम 0 to 14 years of age in our hospital. I have done from MGM Medical College Indore, and undoubtedly it was the finest department of pediatrics in entire Madhya Pradesh. And it also had, apart from जो भी basic pediatric department में होता है, PICU, NICU, apart from that it also had facility of bone marrow transplant and a separate pediatric hematology oncology unit also. क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पैशन था. मतलब जब मैं इंटर्न था, जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो उस टाइम पे मेरी लास्ट जो हमारी जो रोटेटरी पोस्टिंग्स होती हैं वो पीडियाट्रिक्स थी. एंड तब तक रिजल्ट आ चुका था नीट पीजी का, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड एवरीबॉडीज ब्लेसिंग्स आई हैड क्लियर्ड द एग्जाम. तो तब मैंने ऐसा रियलाइज किया कि आई एम नॉट मेड फॉर अडल्ट ब्रांचेस. मैं अडल्ट्स को नहीं देख सकता हूँ, एंड आई एम एक्चुअली मेड फॉर किड्स. तो जो मेरी एचओडी तभी से आपको वहां से इंस्पिरेशन. हाँ एग्जैक्टली. तो जो मेरी एचओडी थी वहाँ पे नागपुर में पीडियाट्रिक्स की, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि इट इज अ वेरी चैलेंजिंग ब्रांच. ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि आपका पेशेंट आपको कुछ नहीं बताने वाला है, वो आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला है कि मुझे ये हो रहा है, मेरे पेट में दुख रहा है, मेरे सर में दुख रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है. वो कुछ भी नहीं बोलने वाला. आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि उसको क्या हो रहा है. एंड व्हेन इट कम्स टू किड्स, पेरेंट्स, फैमिली, सब लोग बहुत ज्यादा ही मतलब बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड रहते हैं अपने बच्चे में. तो कुछ भी थोड़ा भी इधर उधर तो जो है दिक्कतें होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. बट मैंने रियलाइज कर लिया था कि आई एम मेड फॉर किड्स, कि जो है मुझे यही करना है. सो अगेन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हाउ वाज माय रेसिडेंसी, यस आई हैव वर्कड अ लॉट एंड अगेन आई वाज वेरी blessed to have very good batchmates, और वो भी equally hardworking थे सब लोग, and very good teachers basically over there. And जो है उधर पे भी बहुत काम किया, 36 घंटे बोला काम किया, क्योंकि मजा आता था. अगर आपको किसी काम में मजा आ रहा है, फिर भले ही वो आपका MBBS हो, फिर भले ही वो आपकी MD रेसिडेंसी हो, तो वो आपको ऐसा बर्डन नहीं लगता है. एंड बहुत सारी चीजें मैं सीखा एक्चुअली, नॉट जस्ट रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स, नॉट जस्ट क्लिनिकल, बट ऑल्सो आई ग्रू अप एज अ पर्सन. मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि हाउ डज लाइफ वर्क. एंड जब आप अकेले रहते हो, जब आपके पास इतना बड़ा वैसा फ्रेंड सर्कल नहीं रहता है यूजी जैसा, तो आप कैसे हर चीज, हर डिफिकल्टी को नेविगेट करते हो, जो भी आपके पास चैलेंजेस आते हैं उनको आप कैसे फेस करते हो. सो आई एक्चुअली ग्रू अप एज अ पर्सन व्हाइल आई वाज डूइंग माय एमडी रेसिडेंसी, एंड अगेन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब बिकॉज आई यूज्ड टू लव माई वर्क, सो आई यूज्ड टू एंजॉय माई वर्क. एंड बहुत सारा इंडिया में ऐसा है, टॉक्सिसिटी है. बहुत सारे कॉलेजेस में रेसिडेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब इतना बर्नआउट हो जाता है, इतना मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है कि रेसिडेंट्स टेक एक्सट्रीम स्टेप्स. लेकिन लकीली इट वाज नॉट द केस फॉर मी. आई हैड वेरी गुड सीनियर्स अगेन. मतलब आई थिंक एट एवरी स्टेप गॉड वाज विथ मी. एंड जो है मतलब उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, पूरे डिपार्टमेंट ने भी
मुझे बहुत encourage किया हमेशा. So ऐसा नहीं है कि because you are taking a podcast इसलिए मैं जो है सब एकदम रोजी चीजें बता रहा हूँ, but this is a fact. So मुझे उसमें भी बहुत मजा आया. My MD residency was also very good and I got to learn a lot of things. So सर, ये तो हुई आपकी पीजी तक पढ़ाई. आफ्टर पीजी आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना सर चूज करने के लिए, कौन से फील्ड चूज करने हैं. सो व्हाई डिड यू चूज ऑन्कोलॉजी, स्पेसिफिकली ऑन्कोलॉजी? तो इसका कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं रहने वाला है. When I finished my MD residency pediatrics में, it was 2020, August 2020 I passed out. और वो पीक कोविड वाला टाइम था and I was just like everybody else. मैं भी कोविड ड्यूटीज कर रहा था, मैं कोविड पॉजिटिव भी हुआ, सब कुछ हुआ. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि I want to do something more. मैंने ऐसा सोचा था कि बस अब और पढ़ाई नहीं करनी है MD के बाद. मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और नहीं, मतलब मैंने ऐसा सोच लिया था नहीं अब और नहीं कर सकूंगा. लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे पुश किया, मेरे टीचर्स ने मुझे पुश किया कि नहीं यू शुड डू समथिंग. और फिर उसके बाद जो है मुझे भी लग रहा था कि कुछ तो करना चाहिए अगर ऐसा है तो, और कुछ चैलेंजिंग करना चाहिए. पर से मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि आई वांट टू बिकम एन ऑन्कोलॉजिस्ट. ऐसा कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया था. हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपोजर था पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, बट ऐसा कि मैं बहुत ही पैशनेट हूँ कि मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट ही बनना, ऐसा कुछ नहीं था. आई गेव द एग्जाम, मेरा रैंक आ गया एंड फिर मुझे लगा कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड नॉट मिस इट. और कुछ तो बहुत ऐसा कुछ करना चाहिए अलग सा जो लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा चैलेंजिंग करना चाहिए. सो आई ended up taking pediatric hematology oncology. So I got admitted in Tata Medical Center Kolkata. So TMC Kolkata is one of the prime cancer institutes in India, especially in Eastern India. And जो है I still remember वो second wave of COVID का जस्ट आने का टाइम था एंड आई फ्लू अलोन. अपने घर से मैं कोलकाता गया टू टेक एडमिशन एंड आई वाज लेफ्ट ऑस्ट्रक. वो कैंपस देख के ही मेरे होश उड़ गए थे कि अरे बाप रे ये क्या है. इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड उससे ज्यादा इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट. मतलब इट वाज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. बहुत सारी चीजें आप लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करते हो और वो हो जाती हैं. मतलब That's true. हाँ, अगर ऐसा लिखा हो आपकी डेस्टिनी में कि ये होना है तो वो होके ही रहेगा. मतलब मेरे लिए वो बहुत टफ था. अगर आप बोलो कि मेरे जो जितना पूरा मेरा मेडिकल जर्नी रहा है उसमें सबसे टफ कौन सा वो रहा एस्पेक्ट, वो टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता का ही रहा है. बिकॉज द ट्रेनिंग वाज टॉप नॉच, नो डाउट. एंड मतलब जो पूरा एक्सपीरियंस था वही बहुत ही अलग था. राइट फ्रॉम मैनेजिंग द डिजीजेस, मैनेजिंग द पेशेंट्स एंड यू नो द एसोसिएशन आई हैड विद पेरेंट्स ऑल्सो एंड एवरीबडी, ऑल द स्टाफ टाटा कैलकाटा का. तो जो है वो मेरे लिए बहुत अलग ही एक्सपीरियंस रहा. एंड आई केम इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स in India. मतलब be it my colleagues, be it my mentors, be it anyone. मतलब it is actually a beautiful place. It is a beautiful amalgamation of good people and talented people and extremely intelligent people. कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ कैसे आ गया या जो है मैं कैसे सरवाइव करूँगा, कैसे अपना पूरा मतलब अपने जो 2 साल हैं वो पूरे कैसे निकालूंगा. बट फिर से जो है बहुत सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है. मैंने वहाँ जाके रियलाइज किया कि कैंसर ट्रीट करना मतलब वी यूज्ड टू सी पीडियाट्रिक कैंसर्स एंड पीडियाट्रिक कैंसर्स आर वेरी रेयर. और जो है बहुत ही ज़्यादा यू नो एक इमोशनल अटैचमेंट भी आपको बच्चों से हो जाता है, एक इमोशनल बॉन्ड भी आप बना लेते हो. अब मतलब मैंने वहाँ ये सीखा कि ट्रीटिंग कैंसर्स इज नॉट जस्ट गिविंग मेडिसिन्स एंड कीपिंग द पेशेंट ऑन फॉलो अप. इट इज मोर देन दैट. आप जो है कैसे पूरे फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको उनकी डे टू डे एक्टिविटीज पता रहती हैं, आपको बच्चों की हॉबीज पता रहती हैं. जब वो बच्चे ठीक होते हैं तो मतलब वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो जो रिवॉर्ड मिलता है आपको, उससे आपको कितना ज्यादा खुशी होती है. एंड यू नो मुझे बच्चों ने इतनी सारी ड्राइंग्स बना के दी हैं, वो मेरे घर पे लगी हुई हैं. मतलब हमने हमारे शोकेस में सारी ड्राइंग्स रखी हैं बच्चों की. मुझे बहुत सारे पेरेंट्स इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस करते रहते हैं. मुझे इतने कुछ पेरेंट्स ने मुझे जो है इतना एनकरेज किया है कि जो है नो यू कैन डू, हमारा बच्चा ठीक हो सकता है, आप मेहनत करो, ये करो. तो ये मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है. एंड जो है मैंने मतलब आई हैव नॉट जस्ट लर्नड अबाउट ऑन्कोलॉजी या हेमेटोलॉजी इन पीडियाट्रिक्स, बट जो है उससे भी बहुत ज्यादा चीजें जो है मैं वहां जाके सीखा हूँ. तो
everybody was a teacher. The nursing staff was a teacher. The parents were sometimes teachers. become children also. Yes, वही my patients, the kids were teachers और मेरे teachers तो थे ही. मतलब it was very good experience and it was a good learning experience. And also I was very blessed to have good colleagues with me. तो उनसे भी मुझे जो है बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी जो है सीखना शुरू ही है. मतलब it is a practice. Medicine is what? It is a practice. So जो है अभी भी सीखना शुरू है and I think कि जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हो उस दिन आप डॉक्टर भी नहीं रहते. मेरा ये मानना है. That place has given me a lot. It has actually helped me grow academically, personally, प्रोफेशनली. मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई एंड इट वाज अ ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस. सो आई कैन नेवर टेक आउट कोलकाता फ्रॉम मी. सो सर अभी आप शाश्वत हॉस्पिटल में हैं, तो कब से जुड़े हैं आप, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? और जो शाश्वत हॉस्पिटल सर जो इंस्पायर्ड है केयर विद कंपेशंस, सो आपका उसमें टेक अवे क्या है? तो हिमाद्री सही बात कहूँ तो दिस इज हाउ डेस्टिनी वर्क्स. दिस इज हाउ गॉड्स वेज वर्क्स. अगर आपको कहीं पे पहुंचना होता है तो आप पहुंच जाते हो. उसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती या आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता है. तो सेम गोज विद शाश्वत एंड सेम गोज विद कमिंग टू राजकोट. सो आई हैड मेट डॉक्टर अल्पेश किकानी सर हु इज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ शाश्वत हॉस्पिटल and I was really inspired by his Dr. Gautam Makaria sir and Dr. Alpesh Kikani sir's commitment to give back something to the society. And उनका पैशन देख के ही शायद मैं बहुत ज़्यादा ऐसा इन्फ्लुएंस हो गया कि नहीं, let us join and do something. and कुछ मतलब एक कुछ अच्छा आपको encouragement भी मिलेगा काम करने के लिए. आपको अच्छा भी लगेगा कि आप मतलब सोसाइटी के लिए भी आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो. academically भी मुझे बहुत ऐसा साउंड लगा कि नहीं, there are a lot of opportunities, I can grow academically also. and फिर जो है प्रोफेशनली भी मैं ग्रो करूंगा एंड बहुत सारी चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा. that I want. हाँ, yes, exactly. तो मतलब it was fulfilling my own my own desires, you can say, है ना. तो इसलिए फिर मैंने शाश्वत ज्वाइन किया एंड till now the journey has been very exciting. हाँ, it has not been like कि हाँ बोरिंग है, बस 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या हॉस्पिटल में आके बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है. I got to know so many people, I got to know so many doctors and जितना भी मेरा मतलब these guys have peripheral OPDs also अलग अलग पार्ट में सौराष्ट्र के. and to see that how an organization can grow to such a big extent इतने कम सालों में, तो जो है मतलब बहुत कुछ सीखने लायक है. एंड मतलब बहुत ऐसा अच्छा भी लगता है कि यू आर एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका इतना सारा मतलब जिसका विजन इतना ब्रॉड है, जो है सिर्फ मतलब सोसाइटी को भी दे रही है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे भी जो है सोच रही है कि कैंसर केयर जो टैगलाइन है केयर विद कंपैशन उसको एकदम जस्टिफाई करती है. एंड ऑब्वियसली प्रोफेशनली आल्सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ चांस टू ग्रो. है ना, ये पॉडकास्ट इज द प्राइम एग्जांपल ऑन अ लाइटर नोट. लेकिन यस, every day is a learning for me here sitting as a consultant and every day is a new opportunity. हर दिन नया सूरज उगता है, हर दिन मुझे कुछ नया सीखने मिलता है और नाम ही शाश्वत है. और जो है जो शाश्वत सत्य है जीवन का वो बदलाव है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे रोज कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस आता ही जाता है. बहुत कुछ सीखने भी मिलता है सभी लोगों से जो बाकी के कंसल्टेंट्स हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, हिमेटोलॉजी में, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में. क्योंकि जो है मैंने जैसे कहा था मुझे अडल्ट इतने पसंद नहीं है लेकिन यहाँ आके जो है मैं काफी अडल्ट्स को भी देख रहा हूँ तो यस, आई एम ग्रोइंग एज अ क्लिनिशियन ऑल्सो. तो जो है इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, जो स्ट्रक्चर है, जितने मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, सभी का जो है बहुत सपोर्ट है. थोड़ा बहुत तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ आप काम करते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन अदरवाइज इट्स वेरी गुड. मेरे लिए तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, लर्निंग वाइज भी और पैसे भी. और जो है इतना सब सीखने भी मिल रहा है, काम भी करने मिल रहा है, लोगों के बीच में भी जाने मिल रहा है, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए एज अ क्लिनिशियन. हर तरफ से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी. सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर हमारी जो कैंसर के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी सोच है, वो हमें कब पता रहती है, बट हम जो अभी के सिनारियो में देख रहे हैं कि जो बच्चों में भी कैंसर का स्तर जो है वो बढ़ रहा है. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में? तो अगर हम कैंसर्स की बात करें और हम भूल जाएं कि बड़ों में कैंसर होते हैं, बच्चों में कैंसर होते हैं, कैंसर्स मतलब सबसे ज़्यादा देखने में तो बड़ों में ही आते हैं.
है ना। बच्चों के जो कैंसर्स हैं वो अभी भी बहुत रेयर हैं और जो है उसका जो परसेंटेज है वो अडल्ट कैंसर्स के कंपैरिजन में अभी भी कम है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि बच्चों में अब कैंसर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि आज हमारे पास वो सोफिस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक्स हैं, आज हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग है कि हम कैंसर को जो है अर्ली डिटेक्ट और डायग्नोस करके प्रॉपर जगहों पे ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं। तो जैसे कभी कभार क्या होता है, बच्चों के जो कैंसर्स रहते हैं, इनके जो सिम्टम्स रहते हैं, जो साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं, वो नॉर्मल बीमारियों जैसे ही रहते हैं जो बचपन में होती हैं। बचपन में क्या बीमारियां होती हैं? सर्दी, खांसी, बुखार। तो जो कैंसर रहता है बच्चों में, सबसे कॉमन प्रकार का जो कैंसर है वो है ब्लड कैंसर। वो वैसे भी जो है प्रेजेंट कर सकता है, कुछ दिन की सर्दी, खांसी और थोड़ा लंबा बुखार। थोड़ा लंबा से मेरा अर्थ है कि 15-20 दिन या उससे ज्यादा जो है बुखार चल रहा है और किसी भी दवाई को जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो आज हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम हमारे बैक ऑफ आवर माइंड हम जो है सोचते हैं कि हाँ, ये शायद कहीं कैंसर तो नहीं है। तो एक ये रीजन है। और फिर जो बहुत सारे रीजंस हैं अलग अलग, अब उनके ऊपर रिसर्च चल रहा है एंड इट वुड नॉट बी राइट कि जो है बिना एविडेंस के जो है वो सब चीजें मैं ऐसे पॉडकास्ट में बोलूं, तो वो एक रॉन्ग मैसेज कन्वे करेंगे। लेकिन यस, आज हमारे पास सब डायग्नोस्टिक्स हैं, आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, आज हम जो है अर्ली जो है डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें साइंस एंड सिम्टम्स पता है, इसलिए हमें बच्चों के कैंसर भी जो है अर्लियर स्टेज में ही जो है पकड़ में आ जाते हैं। सर, कई बार पेरेंट्स आते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके बच्चे को कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो ऑब्वियस है दे फील अलोन, दे फील आइसोलेटेड। सबको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो आप क्या उसको स्ट्रेंथ देना चाहोगे? आप क्या उसको बोलना चाहेंगे कि व्हाट इज योर थॉट अबाउट दैट? ये आपने बहुत ही अच्छा एक्चुअली पूछा मुझसे कि ऐसे में पेरेंट्स को मैं क्या मैसेज दूं। कैंसर डायग्नोस होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस। आज के टाइम पे जो बच्चों का कैंसर है, मैं बच्चों के कैंसर की ही बात करूंगा, आज के टाइम पे जो बच्चों का कैंसर है दैट इज हाईली क्योरेबल, मतलब ये ठीक हो सकता है एंड इसमें घबराना, रोना, ये सब भी नॉर्मल है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आपका बच्चा एक वॉरियर है, आपका बच्चा एक फाइटर है और वो ये लड़ाई पूरी लड़ेगा और ये लड़ाई वो जीतेगा। और जो है आपके सपोर्ट के लिए जो है डॉक्टर्स हैं, पूरा टीम रहता है, हॉस्पिटल का पूरा टीम रहता है, डॉक्टर्स रहते हैं जो आपको हर स्टेप पे गाइड करते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में, जो पेरेंट्स हैं, कभी कभार ये सोच के बैठ जाते हैं, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑन गूगल हो गया, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और उसमें कभी कभार पढ़ के ऐसे मिस इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये जो है अब हमारा बच्चा नहीं बच सकता। और कभी कभार जो इसमें घर के लोग हैं, आसपास के लोग, वो भी बहुत ज्यादा एक बड़ा रोल और एक कैंसर वर्ड ही ऐसा रहता है कि वो एक इंसान को खत्म कर देता है। यस, एग्जैक्टली। तो जो है ये सब आपको नहीं सोचना है। अगर आपके दिमाग में ये सब बात आती है तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे जो है रिपोर्ट्स डिस्कस करने में, एग्जैक्टली, प्रॉपर गाइडेंस, और उनसे जो है रिपोर्ट्स डिस्कस करने में हिचकिचाइए मत। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब आप अपने डॉक्टर से क्लियर कीजिए ताकि आपके बच्चे को जो है टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके। क्योंकि आज के जमाने में जो ये हमारे कैंसर्स हैं, इनका क्योर रेट बहुत अच्छा है, और जो है अगर टाइमली डायग्नोज होते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट होता है तो बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस लड़ाई में पेरेंट्स अकेले नहीं हैं, उनके साथ हम सब हैं। सो सर, अभी की जो जनरेशन है उसमें एक लाइफस्टाइल भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है कि जो बच्चों का लाइफस्टाइल है, बच्चों का फूड है, बच्चों का जो मीन्स लेस फिजिकल एक्टिविटीज लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? सो सर, व्हाट इज द मैसेज टू ऑल दिस पेरेंट्स रिगार्डिंग दिस? मतलब पहले एक आंसर में आपको कहा था कि बच्चों के कैंसर के कॉज हमें नहीं पता है, मतलब लार्जली क्या कॉज होता है बच्चों के कैंसर का वो हमें नहीं पता है, एंड बच्चों के कैंसर को रोका नहीं जा सकता है ना, क्योंकि ये बेसिकली म्यूटेशंस और जेनेटिक्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं एज कंपेयर टू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के कारण जो कैंसर्स होते हैं वो अडल्ट में बहुत कॉमन है, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं है। लेकिन यस, हम कैंसर्स को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे चल के जो कैंसर हो सकते हैं ये
बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स के कारण उनको जो है हम रोक सकते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन टाइम हो गया, तो स्क्रीन टाइम जो है पेरेंट्स शुड इंश्योर कि बच्चे का Limited स्क्रीन होना टाइम चाहिए। जो है काफी कम हो और लिमिटेड हो। ऐसा नहीं है कि दिन भर जो है बच्चा मोबाइल पे बैठा हुआ है। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चा रो रहा खाने है के तो वक्त भी पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं, खाना नहीं खा रहा है तो भी मोबाइल दे देते हैं। तो इट इज बिकमिंग सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। दूसरी चीज ये, जो अब टीनेज होता है बच्चा, तो उसके बहुत सारे अपने खुद के एक एक्सप्लोर करने के डिजायर्स होते हैं, ये सब होते हैं कि चलो शौक। आज मैं सिगरेट ट्राई करके देखता हूँ, आज जो है मैं कुछ और ट्राई करके देखता हूँ। तो उसी टाइम पे पेरेंट्स को बहुत जरूरी है समझाना बच्चों को कि ये सब चीजें गलत हैं, है ना। वैसे ये बहुत मुश्किल है आज के डेट में, लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें गलत हैं। इससे आगे जाके जो है कैंसर का रिस्क जो है बढ़ सकता है। जो जंक फूड हो गया, जितना भी फूड में कलर्स डला रहता है, केमिकल्स डले रहते हैं, ये सब जो है कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, आगे जाके जो है कैंसर करवा सकते हैं, कैंसर। फिर कुछ बातें आती हैं क्योंकि आपने ये पॉइंट निकाला है, तो वैक्सीनेशन की बहुत जरूरी है कि गर्ल्स को जो है HPV का वैक्सीन और सभी को जो है हेपेटाइटिस B का वैक्सीन जरूर दिया जाए, क्योंकि कुछ कैंसर्स हैं विच आर वैक्सीन प्रिवेंटेबल, जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया और हमारा लिवर कैंसर हो गया। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोशिश करिए कि आप बच्चे को घर में ही फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब जो है लाके मतलब खिलाएं, rather than depending on junk food या जो है फूड which is very rich in sugars and salts। तो जो है ये कुछ चीजों का जो है पालन पेरेंट्स कर सकते हैं, ये सब चीजों को पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चों को जो है आगे चल के भी वो सेफ रहें, आगे चल के भी जो है उनका इन सब का जो रिस्क है वो कम हो जाए। सो गो एंड गेट योर वैक्सीनेशन डन। सो सर, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि बच्चों में जो कैंसर होते हैं वो किस तरह के रहते हैं और कितने प्रकार के कैंसर्स रहते हैं, और उसे अगर हमें मीन्स जानना रहता है तो कौन सी अर्ली साइंस रहती है जो हमें पता चलती है कि नहीं, इट कुड बी लाइक अ कैंसर। बच्चों में जो सबसे कॉमन प्रकार का कैंसर होता है वो है ब्लड कैंसर, जिसको हम बोलते हैं अक्यूट ल्यूकीमिया, और उसके बाद आते हैं हमारे ब्रेन ट्यूमर्स और कुछ प्रकार के लिम्फोमास हो सकते हैं, और हमारे किडनी ट्यूमर्स भी जो है बच्चों में देखे जाते हैं, और बच्चों में आंखों का कैंसर भी होता है जिसको बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। ये कैंसर्स को पता करने के लिए, क्योंकि ये जो कैंसर्स के साइंस एंड सिम्टम्स है ये बिल्कुल ऐसे होते हैं कि कोई मामूली सर्दी खांसी बुखार जैसे भी ये प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर लंबे समय का बुखार हो, 8 से 10 दिन या 15 दिन ज्यादा अगर बुखार हो रहा है और सब दवाइयां दे दी हैं फिर भी बुखार नहीं जा रहा है, या शरीर पे लाल दाने आना, या नाक से, मुंह से या लेट्रिन के रास्ते से जो है खून बहना, या फिर जो है सर दर्द होना जिसका कारण नहीं समझ में आ रहा है, आंखों से डबल डबल दिखना, अचानक सर दर्द के साथ बहुत ज्यादा उल्टियां होना, या शरीर में गांठें दिखना, गले में कुछ गांठ दिखना, या पेट एकदम फूला फूला दिखना, या पेट में कुछ गांठ दिखना, या शरीर के किसी भी अंग में कोई बड़ी सी गांठ दिखना, या उसके अलावा आंखों में अगर सफेद सफेद, जो हमारी आंखों की पुतली होती है वहां पे अगर सफेद सफेद कुछ चमकता हुआ दिख रहा है, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप तुरंत ही अपने नजदीकी बच्चों के डॉक्टर को जाके दिखाएं एंड they should get evaluated। सर, अभी हमने कैंसर के बारे में जितना भी जाना है, जो भी हम जान रहे हैं और जो भी हमें पता है, तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से रहता है इसका ट्रीटमेंट। तो बच्चों में जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें अलग अलग मोडालिटीज का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में। बेसिकली तो कीमोथेरेपी इज द मेन मोडालिटी, मतलब जिससे ट्रीट किए जाते हैं पीडियाट्रिक कैंसर्स। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो सर्जरी और रेडिएशन भी। जैसे अगर हम बात करें ल्यूकीमियास की, जो ब्लड कैंसर्स हैं, उसका मेन ट्रीटमेंट इज कीमोथेरेपी। और पर अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर्स की, किडनी ट्यूमर्स की, जैसे जो दूसरे कहीं पे अगर गठाने हो, तो उसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन तीनों का जो है यूज हो सकता है। और एक बात बताऊं कि बच्चों में जो कीमोथेरेपी का जो रहता है, मतलब वो एकदम इंटेंसिव हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी जो है बच्चे अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। तो जो है कीमोथेरेपी का ये सब कैंसर्स में काफी अच्छा रोल है। एक और मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है विच इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसको हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। मतलब आपकी ऐसी रक्त कोशिकाओं को ले लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, जो कि
वापस से पूरी बॉडी में एक अलग ही इम्यून सिस्टम जनरेट कर देती हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है वो हम अगर ऐसे ब्लड कैंसर्स हैं जो दोबारा आ गए हों या कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहे हों, या ऐसे लिम्फोमास जो कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहे हों, या फिर न्यूरोब्लास्टोमा जो हमारे एक प्रकार का किडनी कैंसर ही आप मान लीजिए, मतलब इन सब में हम जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बच्चों में यूज करते हैं। और रही बात कि इस ट्रीटमेंट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो कुछ साइड इफेक्ट्स सभी बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो सबसे पहला होता है कि बाल झड़ जाना या बाल गिर जाना, लेकिन पेरेंट्स को ये अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि बाल दोबारा आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें पेरेंट्स जो है ट्रीटमेंट कराना छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चे के पूरे बाल गिर जाते हैं। तो एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो जाए तो वापस से जो है बाल आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा इतना इंटेंस ट्रीटमेंट रहता है। तो इसमें शरीर में इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो बुखार आना, कुछ इन्फेक्शंस का मतलब लग जाना, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन रहती हैं। और कभी कभार कुछ बच्चों को जो है ट्रीटमेंट के दौरान बार बार हमें ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ब्लड या प्लेटलेट्स हो गए तो हमको वो देना पड़ता है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है कि फीवर हो गया, ब्लड का रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये हो गया। इसके लिए पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि जब बच्चा घर में हो तो उसको आइसोलेटेड रखें ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। इस दौरान जो है हम बच्चों को मना करते हैं जब इंटेंसिव कीमोथेरेपी चलती है कि स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत वल्नरेबल होती है कि उन्हें कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है। घर पे भी साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान देना रहता है। घर पे पका हुआ फ्रेश खाना ही जो है बच्चों को खिलाना रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से चीजें मंगा रहे हैं या आप उनको जो है बासी खाना या कल का खाना खिला रहे हैं, तो वो सब चीजें नहीं रहती हैं। और जो है बच्चों का पूरा ओवरऑल हाइजीन मेंटेन करना रहता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जिन्हें लगता है कि कैंसर हो गया तो आप बच्चे को नहलाना ही नहीं है, बच्चे को दे डू नॉट गिव बाथ। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आप बच्चे को नहला सकते हैं, उसके नाखून आपको पूरे काट के रखने हैं, उसका पूरा एकदम साफ सफाई सब कुछ पूरा मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये भी जो है एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है ट्रीटमेंट का, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन ऑल्सो। तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो सर, हमने पूरे जो हमारी डिस्कशन थी उसमें हमने ये जाना कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमें क्या क्या मीन्स ध्यान रखना चाहिए, हमारा क्या क्या रहता है सब कुछ ट्रीटमेंट प्लान। सो अभी मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि पोस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, लाइक अभी पेशेंट इज नाउ कैंसर फ्री, तो हमें तभी क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सर? क्योंकि जो बचपन के कैंसर के जो सर्वाइवर्स होते हैं उनके पास उनकी पूरी जिंदगी है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इनको जो है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ट्रीटमेंट के। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट से मेरा मतलब ये है कि कभी कभार जो हम दवाइयाँ यूज करते हैं या जो हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं, ये कुछ कुछ इनके ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो ट्रीटमेंट खत्म होने के 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद भी जो है दिख सकते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा जो है पूरी तरीके से डिक्लेयर हो गया है फ्री फ्रॉम कैंसर, तो उसके बाद भी ऐसे पेरेंट्स फॉलो अप करना ना छोड़ें। हमारे पास जो है आज हमारे देश में वी हैव गॉट लॉन्ग टर्म फॉलो अप क्लिनिक्स फॉर सर्वाइवर्स, जो सर्वाइवर्स हैं कैंसर के, पीडियाट्रिक कैंसर्स के। साल में एक बार जो है आप उनके साथ फॉलो अप करिए ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो हमारे ग्रोथ के ऊपर असर डाल सकते हैं, हमारे दिल के ऊपर उनका असर हो सकता है, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी उनका असर हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप फॉलो अप करते रहिए उनके साथ इन दोज लॉन्ग टर्म फॉलो अप क्लिनिक्स, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ी हो वो समय से जो है पकड़ में आ जाए और फिर हम उसी को उसी टाइम रेक्टिफाई कर सकें। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो क्लिनिक में आते हैं और अब जो है वो उनकी शादी की उम्र हो गई है और तब वो हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या आगे चल के हम खुद के बच्चे कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप शुरुआत से ही फॉलो अप करते रहिए। अगर कभी जरूरत लगती है तो इन सब चीजों की टेस्ट हो सकते हैं। एक हमारे पास पेशेंट था जो कि लॉस टू फॉलो अप हुआ था, यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ, पुरानी बात बता रहा हूँ। तो वो जो मरीज था उसको अचानक से, अच्छा जिम विम जाता था और जो है अचानक से उसको कुछ हार्ट अटैक आ गया एंड ही कोलैप्स्ड। तो ये जो दवाइयां हैं ये लॉन्ग टर्म असर हार्ट के ऊपर भी डाल सकती हैं, जिसके कारण दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप जो है फॉलो अप में रहिए। ये सिर्फ
बीमारी का इलाज खत्म नहीं होता है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, आगे भी जो है आपको फॉलो अप करते रहना है ताकि आप एक अच्छा और सुखी जीवन जी सके। So sir, on a lighter note, what is your hobby sir, being apart from clinician? क्या रहती है सर आपकी हॉबी? और सर एक और भी मेरा क्वेश्चन है, एक ऐसा मैसेज है जो लाइक बच्चों को, एडल्ट्स को और उसके पेरेंट्स को देना चाहते हैं। तो शायद मैं अपनी हॉबीज के बारे में बता चुका हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ पब्लिक स्पीकर, मुझे बोलना बहुत पसंद है। एंड जो है यस, मैं गाना भी गाता हूँ अपने फ्री टाइम में, बट आई एम मोर ऑफ अ बाथरूम सिंगर आई वुड से। एंड अपने फ्री टाइम में स्केचिंग भी करता हूँ, पेंटिंग भी करता हूँ, ये सब चीज़ें भी मैं करता हूँ। तो और मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है। तो मेरी हॉबीज में ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपका बहुत mind अच्छी at least लगती है। हाँ, जो मेरा माइंड फ्री भी रखती free है, ये रखती सबसे है, इम्पोर्टेंट yes. है। मेरा माइंड बहुत फ्री भी रहता है। और जैसा कि ये तो रही मेरी हॉबीज की बात ऑन अ लाइटर नोट जो आपने पूछा था। और जो है रही बात मैसेज की, तो मैं यही कहूंगा कि जो कैंसर है, जो जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं इस वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, जो मेरी लैंग्वेज समझ सकते हैं कि ये जो कैंसर है ये सिर्फ एक इलनेस नहीं है, ये एक हौसले की कहानी है, ये एक उम्मीद की कहानी है, और उससे ज्यादा ये एक जीत की कहानी है। तो आपको घबराना नहीं है, आपका बच्चा एक फाइटर है, एक वॉरियर है, और वो ये लड़ाई जरूर जीतेगा।